गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डाली जोशी। आज की आपके ये जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो मैं सोल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी आप लोगों की जो थ्योरी वाली क्लासें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आगे चल के मैं आप लोगों को जो आपके अनेक प्रकार के जो एग्ज़ाम है बिहार का या फिर हमारे एमआरएस का, केवीएस, एनईवीएस, डीएसएसबी, जो भी हमारे लाइफ साइंस के एग्ज़ाम हैं उनकी आगे चल के मैं थ्योरी की क्लास लूँगी। अभी आप लोगों का 16 तारीख को जो लाइव सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास होगी। आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और इसके क्वेश्चन आप लोग देखना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उनको देखना कि किस तरीके से गलत हो रहे हैं, ठीक है। उनको एनालिसिस करने के पश्चात दोबारा उसको ठीक से करना। बाकी जो सही हो रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन आंसर ठीक हो रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके बाद कभी भी पृष्ठ संख्या नहीं आती है। देखिए, कुछ ऐसे हमारे लाइफ साइंस की जो बुकें होती हैं तो इसमें ये पूछा गया है कि किसके बाद में, बस इतना याद रख लेना, पृष्ठ संख्या नहीं आती है। तो पृष्ठ संख्या किसके बाद नहीं आती है? ग्रंथ सूची के बाद, या आईवीडी के बाद, या अपोजिट के बाद, या लॉकसेट के बाद। देखिए, जब हम किसी बुक को या जो भी हमारा कार्ड वगैरह होता है उसको जब हम लॉक कर लेते हैं तो उसको लास्ट में जब प्रश्न संख्या नहीं आती तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉकसेट। ये हमारा जो बाइंडिंग वाला नहीं, जो बुक वाला करते हैं पोर्शन वाला, तो उसमें जो लॉकसेट आता है तो वो भी है। तो इसका प्रश्न संख्या जिसके बाद नहीं आती तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लॉकसेट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या पूछा गया है? कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन किस संघ की टैगलाइन है? SLA की, या इफ्ला की, या फिर आईएजली की, या फिर ALA की। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमने स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में बताया था, SLA के बारे में, तो कनेक्टिंग पीपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन संघ किसकी टैगलाइन है? तो हमारी किसकी है? ए की, ठीक है। SLA, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया है कि मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। मिलान करने में आपको देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आप लोग देखिए आइजलिक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। तो आइजलिक वाला हमारा क्या हो जाएगा? 3, तो 1 का 3 हो जाएगा। तो इसमें देखिए 1 का 3 कहाँ पर दे रखा है? 1 का 3। तो बस आप अगर एक आंसर भी मिल जाता है आप लोगों को तब भी आपका कनेक्ट, जो भी आपका अरेंजमेंट है वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कहा गया है? आइजलिक के बारे में। और आइजलिक की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी हमारी 1955 में। तो एक का क्या हो जाएगा? 3। एक का क्या हो जाएगा? 3। तो एक तो इसमें ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, और एक ही ऑप्शन है। उसके बाद देखिए एग्रिस, यानी 3 का देखिए 1975। तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा हमारा, अगर एग्रीस की बात करें तो 1975। तो 3 का हो जाएगा 2। तो देखिए इसमें देखिए 3 का क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका 3 का आंसर क्या है? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। फिर भी मैं आपको मिलान करके बता दूंगी, देखिए आजलिक 1955, आजलिक 1955, ठीक है। और एटलिस की स्थापना कब हुई थी? एसलिव की एग्रिस की। जैसे मैंने एग्रिस के बारे में बताया था 1975, एसलिव 1924, ठीक है। वही एटलिस 1969। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि भारत में 1956 में लागू बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी इंडिया में 1956 में लागू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी IPR, ठीक है, अधिनियम अधिनियम किस वर्ष पर आधारित था? ब्रिटिश पेटेंट लॉ पर, ब्रिटिश पेटेंट लॉ पर, या फिर द पेटेंट बिल पर, या अमेरिकन पेटेंट बिल पर, या द डिजाइन एक्ट पर? किस पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
1956 में याद रख लेना कि जो 1856, बस इतना याद रख लेना कि 1856 में लागू बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम किस वर्ष पर आधारित था? तो वो था हमारा ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852। ठीक है, ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठक के कर्तव्यों से संबंधित है? देखिए, हमारा आ जाए पाठक, ठीक है, या आ जाए हमारा घंटों की बात की जाए, ठीक है, या हमारी बात की जाए कि हमारा अधिनियम की बात की जाए, ठीक है, अधिनियम की बात की जाए। अगर इन तरीके की बात की जाए तो ये लो किस में आता है? तो ये हमारा किस लो में आ जाएगा? सेकेंड लो में। ठीक है, तो यहाँ पर पाठक के कर्तव्य की बात की गई है, सूत्र की बात की गई है, ठीक है, जैसे सूत्र की बात की गई, पुस्तकालय प्राधिकरण की बात की गई, पाठक के कर्तव्यों की बात की गई, तो हमारा कौन सा लो हो जाएगा? सेकेंड लो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6, इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, प्रोलेगुलर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस और कोलन क्लासिफिकेशन। तो इसमें पूछा गया है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, यानी अरेंजिंग ऑर्डर पे लगाइए। तो सबसे पहले क्या आया था? तो देखिए, जैसे हमारा सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब? तो 1931 में। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा क्या है? तो कोलन क्लासिफिकेशन कब? 1933 में। उसके बाद देखिए प्रोलेगुलर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से पहले क्या आ जाएगा? कैटलॉग कोड, ये कब? तो 1934 में। और वही ये हमारा प्रोलेगुलर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में। अब अरेंजिंग ऑर्डर पे लगा लीजिए। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? 3, उसके बाद आ जाएगा 4, तो 3, 4, ठीक है, और उसके बाद हमारा आ जाएगा 1, उसके बाद 2। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में पसंदीदा शीर्षकों को किसके द्वारा इंगित किया जाता है? उन्हें किसके द्वारा उन्हें पसंदीदा शीर्षक के रूप में बनाते हैं, या उन्हें रेखांकित कर कर, या इटैलिक करके, या बोल्ड टाइप करके? किस तरीके से हम क्या करते हैं? शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में जो पसंदीदा शीर्षक होता है उसके किसके द्वारा इंगित करते हैं? और आप लोग अपना अपना कमेंट में बताना कि आप लोग कितने आंसर सही हो रहे हैं। जो शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग होती है, जिसमें हमारा कोई पसंदीदा शीर्षक होता है, क्या होता है? जब कोई पसंदीदा शीर्षक होता है तो पसंदीदा शीर्षक को किसके द्वारा इंगित किया जाता है? उसको किया जाता है बोल्ड में। किस में? तो बोल्ड में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, किस में? तो बोल्ड में। किस में टाइप करेंगे? बोल्ड में टाइप करेंगे। ठीक, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। TI, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में 8वां क्वेश्चन क्या है कि TIFF फाइल फॉर्मेट सर्वप्रथम किसके द्वारा निर्मित किया गया था? एल्डस कॉरपोरेशन के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, या C³ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, या सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा? किसके द्वारा? तो देखिए, जो हमारे TIFF की बात की जाए तो हमारे किस पर? तो एल्डस कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसके द्वारा? तो एल्डस कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। याद रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, इंट्राफेसिड फेज रिलेशन का प्रयोग किस संबंध को प्रदर्शित करता है। देखिए अगर आपको इंट्राफेसिड वगैरह कुछ नहीं आता है तो आप लोग एक बार मेरे उसमें प्लेलिस्ट में जाना, पूरा डिटेल्स में वीडियो दे रखा है, ठीक है, तो आप लोग उसमें अच्छे से कवर कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि इंट्राफेसिड फेज रिलेशन का प्रयोग किस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, विभिन्न पक्षों के दो एकलों का संबंध, या एक ही पक्ष के दो एकलों का संबंध, या एक ही विषय के दो एकलों का संबंध, या विभिन्न विषयों के दो एकलों का संबंध। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर इंट्राफेसिड की बात की जाए, किसकी बात की जाए, इंट्राफेसिड फेज रिलेशन की बात की जाए, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही पक्ष के दो एकलों का संबंध दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। इसमें एक ही पक्ष के दो एकलों का संबंध दर्शाया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्राफेसिड फेज रिलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यूडीसी में सामान्य एकलों को क्या कहा जाता है, कॉमन सब डिवीजन, फॉर्म सब डिवीजन, या कॉमन ओरिएंटल, या स्पेशल सब डिविजन्स, क्या कहा जाएगा। इसका राइट आंसर, जहाँ पर सामान्य एकलों की बात की जाए कि यूडीसी में सामान्य एकलों को, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन ऑक्सिलरीज में, ठीक है, किस में आ जाएगा, तो कॉमन ऑक्सिलरीज में। और आपको अगर यूडीसी की नहीं बारे में पता है तो यूडीसी के 200 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला दे रखी है मैंने प्रश्नों की, तो आप उनको जरूर देखे जाना। तो यूडीसी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरी डिटेल से मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन ऑक्सिलरीज डिवीजन, ठीक है। तो यूडीसी में सामान्य एकलों को एक तो स्पेशल और एक हमारा जनरल, दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें कॉमन ऑक्सिलरी की बात की जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, यूनिवर्सिटीज हैंडबुक का प्रकाशन डैश करता है, भारतीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या प्रकाशन विभाग भारत सरकार, या संस्कृति मंत्रालय। तो देखिए यूनिवर्सिटी हैंडबुक की बात की जाए तो ये हमारा क्या करता है, भारतीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ठीक है। यूनिवर्सिटीज हैंडबुक का प्रकाशन कौन करता है, भारतीय विश्वविद्यालय, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, गतिशील वर्गीकरण के सिद्धांत को किसने विकसित किया, ह्यूमन और उनके सहयोगियों ने। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया कि हमारा डायनेमिक वर्गीकरण, ठीक है, गतिशील वर्गीकरण के सिद्धांत को किसने विकसित किया था, ह्यूम और उनके सहयोगियों ने, या रिचर्डसन और उनके सहयोगियों ने, या रंगनाथन और उनके सहयोगियों ने, या ब्राउन और उनके सहयोगियों ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायनेमिक थ्योरी की बात की गई तो उसका वर्गीकरण के सिद्धांतों को किसने विकसित किया था, यहाँ पर इतनी बात की गई है। इसका यहाँ पर देखिए अगर डायनेमिक की बात की जाए कि जो गतिशील वर्गीकरण की बात की जाए कि गतिशील वर्गीकरण के सिद्धांत को किसने विकसित किया था, ठीक है, किसने विकसित किया था, यहाँ पर बात की जाए तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि डायनेमिक की अगर बात की तो वो किसने की थी, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने। किसने की थी, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए इसमें मिलान के लिए पूछा गया, किसमें मिलान करना है, ठीक है, किसमें मिलान करना है, इसी में मिलान करना है। इसमें मिलान की बात की गई तो देखिए सबसे पहले सीए कटर, ठीक है, इनकी पुस्तकें हैं और लेखक हैं, सीए कटर, एच ई विल्स, जेडी ब्राउन और पॉल ऑडलर, हेनला फोंटन। अगर आपको एक भी पता है ना क्लासिफिकेशन पद्धति किसने कौन सी दी थी, आप उससे आंसर निकालेंगे। देखिए सबसे पहले सीए कटर ने कौन सी दी थी, और एच ई विल्सन किसने कौन सी दी, जेडी ब्राउन ने कौन सी दी थी, और पॉल ऑडलर, हेनला फोंटेन ने कौन सी दी थी। इसका राइट देखिए सबसे पहले आती है हमारी सीए कटर, ठीक है। तो सीए कटर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 1 का क्या हो जाएगा, सी, 1 का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। उसके बाद देखिए एच ई विल्स ने क्या दिया था, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। तो हमारा 2 का क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा, यानी बी का क्या हो जाएगा, 4।
उसके बाद देखिए जेडी ब्राउन, जेडी ब्राउन ने क्या दिया था, जेडी ब्राउन ने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, तो सी का क्या हो जाएगा फर्स्ट। वहीं आ जाए डी का, तो डी में देखिए हमारे कौन थे, पॉल ऑटलेयर, हेनरी लाफोंटेन, तो इन्होंने क्या दिए थे यूडीसी, ठीक है यूडीसी। तो इसका देखिए 3 4 1 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी 3 4 1, ठीक है 3 4 1। इनसे क्वेश्चन आते हैं कि राइटर कौन है, लेखक, पुस्तकें आ जाती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन पद्धति, क्लासिफिकेशन किसने किया, ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कहा गया है, निशेषता का उपसूत्र एक प्रकार का उपसूत्र है, पंक्ति का, श्रृंखला का, वंशानुक्रम का या विशेषताओं का। देखिए निशेषता का उपसूत्र की बात की जाए कि किस प्रकार का, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, पंक्ति का, श्रृंखला का, वंशानुक्रम का या विशेषताओं का। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, निशेषता का, ठीक है निशेषता का उपसूत्र एक प्रकार का क्या है, तो इसका हो जाएगा पंक्ति का, ठीक है पंक्ति का है एक सूत्र है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो निशेषता के उपसूत्र की बात की जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, पंक्ति का एक उपसूत्र है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए इसमें क्या पूछा गया, सीसी में मुख्य वर्ग सी, सीसी में मुख्य वर्ग सी भौतिकी को आगे निम्न में विभाजित किया गया है, किसमें, होस्ट क्लास में या कंपाउंड क्लास में या जेनरिक क्लास में या कैनोनिकल क्लास में। मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और कॉलन क्लासिफिकेशन की जो क्लासें नंबर हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं वही वीडियो पड़ी हुई है, तो आप लोग उनको भी डिटेल्स में पढ़ लेना, उसमें भी आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे और वो सारे एक ही टॉपिक के होंगे, ठीक है हर एक टॉपिक को डिटेल्स में समझाया मैंने, तो वो भी आप लोग एक बार देख के जाना। तो इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि सीसी में मुख्य वर्ग सी भौतिकी को आगे में विभाजित किया गया है, तो होस्ट में क्लास में या कंपाउंड क्लास में, जेनरिक क्लास में या कैनोनिकल क्लास में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि सी में, ठीक है तो सी भौतिकी में को आगे में विभाजित किया गया है, ठीक है सी क्या है, कॉलन क्लासिफिकेशन, सीसी में मुख्य वर्ग सी को आगे किसमें विभाजित किया गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैनोनिकल क्लास में। देखिए मैं आपको बता भी दूंगी, अब रुक जाइए, देखिए जैसे हमारा कुछ आ जाए शब्द ऐसा कि जैसे चावल हो गए, राइस, तो राइस में बासमती भी आ सकते हैं, ठीक है अनेक प्रकार के चावलों की जो प्रजातियां हैं, तो राइस 1, राइस 2, राइस 3 इस तरीके से। या हमारी कोई मोटरसाइकिल हो गई, तो मोटरसाइकिल में हमने नाम साइकिल तो रखेंगे, उसमें मोटरसाइकिल रख सकते हैं, ठीक है उसमें हम मोटरसाइकिलों के अलग अलग नाम रख सकते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, कैनोनिकल क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रसूचीकरण में स्क्वायर कोष्ठक, देखिए यहाँ पर बड़े कोष्ठक की बात की गई, किसकी, तो बड़े कोष्ठक की का प्रयोग किस लिए होता है, तो जब भी हम अपना क्लास नंबर बनाते हैं क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग में, तो हम क्या करते हैं, जो बाहर से सूचना हम लेते हैं, ठीक है तो वो हम क्या करते हैं, बड़े कोष्ठक में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया, बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए या मुद्रक उत्पादक के विवरण को अनुलग्न करने के लिए या ग्रंथमाला को अनुलग्न करने के लिए या संबंध सामग्री के कोई कथन को अनुलग्न करने के लिए। देखिए इसका राइट आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाहर से ली गई सूचना को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हम अनुलग्न करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बड़े ब्रैकेट में क्यों लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, ठीक है तो स्क्वायर कोष्ठक कब लगाते हैं, जब हमें कोई बाहर से इन्फॉर्मेशन लेनी होती तब हम बड़ा कोष्ठक लगाते हैं, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर यूजीसी समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, यशपाल, पी.एन. कौला या आर.सी. मोत्रा, कौन है,
ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बात की गई है, यशपाल की गई, पीएन कोला की बात की गई और आरसी मेहरोत्रा के बारे में की गई है। ठीक है। तो लेकिन पूछा क्या गया है, इसे ये पूछा गया है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर यूजीसी समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बात आ जाए तो हमारे जहाँ पर नेटवर्क प्रणाली की बात आ जाए, ठीक है, राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर यूजीसी समिति के अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली जहाँ पे आ जाए आप लोग याद रख लेना, वो हमारी हो जाएगी यशपाल कमेटी। ठीक है, यशपाल कमेटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ब्राउनी निर्गम प्रणाली के जन्मदाता कौन थे। नीना ई ब्राउन या फिर बीना ई ब्राउन या फिर H.E. ब्राउनी या F.E. ब्राउनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्राउनी की बात की गई तो नीना ई ब्राउन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीना ई ब्राउन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, नीना ई ब्राउन। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, जोटेरो क्या है। देखिए जोटेरो की बात की गई तो जोटेरो क्या है, क्या है, विषय वस्तु प्रबंधन प्रणाली या संदर्भ प्रबंधन प्रणाली या क्रमिक पत्रिका प्रबंधन प्रणाली या ग्रंथ सूची परक प्रबंधन प्रणाली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर यही बात की जाए कि जोटेरो क्या है हमारा, तो जोटेरो क्या है हमारा, ये हमारा है ग्रंथ सूची परक संदर्भ प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ग्रंथ सूची परक संदर्भ प्रबंधन प्रणाली कौन सी हमारे, जोटेरो है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, मेंडले का विकास किसके द्वारा किया गया था। जो मेंडले है इसका विकास, ठीक है, मेंडले की बात की कि मेंडले का विकास किसके द्वारा किया गया था, प्रोक्वेस्ट के द्वारा या फिर सोनी सॉफ्टवेयर के द्वारा या लेवटिवा के द्वारा या एल्जेवियर के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए जहाँ पर मेंडले का विकास हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था हमारे एल्जेवियर के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, उरकुंड प्रदान करता है, उरकुंड क्या प्रदान करता है। ठीक है, उरकुंड की बात आ जाए कि उरकुंड क्या प्रदान करता है, पुस्तकालय सांख्यिकी विश्लेषण, साहित्यिक चोरी पता लगाने या रोकने या ऑनलाइन सूचना ऑनलाइन सूचीकरण में सहायता या पुस्तकालय स्वचालन में समर्थन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उरकुंड की बात की गई तो उरकुंड हमारा क्या है, साहित्यिक चोरी को पता लगाने और रोकने के लिए, लेकिन अब क्या हो गया, ड्रिल बिट। ठीक है, उरकुंड की जगह पे क्या है हमारा, ड्रिल बिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस है, जो भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यानिधि है या शोध गंगा है या शोध गंगोत्री है या भारतीय पुस्तकालय डिपॉजिटरी है। देखिए अगर थीसिस की बात आ जाए, अगर थीसिस की बात आ जाए, ठीक है, अगर थीसिस की बात आ जाए तो वो हमारे क्या हो जाएगी, शोध गंगा। अब इसमें ये पूछा गया रिसर्च इन प्रोग्रेस, तो हम रिसर्च जब करते हैं तो इसकी आगे को बढ़ाने के लिए प्रोग्रेस करते हैं तो उसका हमारा क्या हो जाएगा, शोध गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शोध गंगोत्री। और इसके भी बारे में मैंने आपको इन्फ्लिपनेट की एक क्लास दी है जिसमें मैंने आपको इन्फ्लिपनेट के जितने भी डाटाबेस हैं, ठीक है, उनके प्रोग्राम हैं, वो सारे मैंने आपको A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो इन्फ्लिपनेट का अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो इन्फ्लिपनेट से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, जो व्यक्ति शब्दकोश तैयार करता है, ठीक है, जो व्यक्ति शब्दकोश तैयार करता है उसे क्या कहा जाता है, बायोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, बिब्लियोग्राफर या इनमें से कोई नहीं। बताइए जो व्यक्ति शब्दकोश तैयार करता है उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी डिक्शनरी है, लेक्सिकोग्राफर है, वोकेबलरी है, ये किसके पर्यायवाची है, तो हमारी डिक्शनरी के हैं। ठीक है, लेकिन इसमें यह पूछा गया है कि लेक्सिकॉन, ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया कि शब्दकोश तैयार करने वाला, क्या पूछा गया कि जो व्यक्ति शब्दकोश तैयार करता है उसको क्या कहा जाए, क्या कहा जाता है, लेक्सिकोग्राफर। वहीं आ जाए कि जो क्लासिफिकेशन तैयार करता है उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेनिस्ट। और जो हमारा क्लासिफिकेशन बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ग्रे लिटरेचर संदर्भित करती है, जो हमारा ग्रे लिटरेचर है
वो क्या संदर्भित करता है। यहाँ पर ग्रे लिटरेचर की बात की गई है कि ग्रे लिटरेचर है क्या संदर्भित करता है, बताइए। भारतीय साहित्य यानी हमारी प्रकाशित साहित्य, या अप्रकाशित साहित्य, या निजी प्रकाशन, या सरकारी प्रकाशन। ग्रे लिटरेचर क्या संदर्भित करता है, ये हमारा क्या करता है, अप्रकाशित साहित्य को। किसको प्रकाशित करता है, अप्रकाशित साहित्य को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पैसिव डॉक्यूमेंटेशन का तात्पर्य है, जो पैसिव डॉक्यूमेंटेशन है उनका क्या तात्पर्य है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि पैसिव डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि इसका तात्पर्य क्या है। प्रलेखन की प्रगति, प्रलेखन का विकास, प्रलेखन सेवा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पैसिव डॉक्यूमेंट की बात की गई तो हमारे क्या हो जाएगी, प्रलेखन सेवा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। डबलिन कोर मेटा डेटा तत्व में कितने एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर यह पूछा गया है कि डबलिन कोर मेटा डेटा में कितने तत्व एलिमेंट होते हैं। 15, 13, 11 या 16, कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, डब्ल्यू कोर मेटा डेटा, अभी तो ये वाले क्वेश्चन आए, और वैसे बात की जाए कि हमारे कितने तत्व होते हैं तो 15 होते हैं, लेकिन ये आता है क्वेश्चन कि कौन कौन से तत्व हैं, वो आप लोग जरूर याद कर लें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया, निम्न में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। SMTP या SMTP या TCPI या फिर FTP या फिर POP। अब देखिए, यहाँ पे फाइल हस्तांतरण की बात की गई है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर किसकी बात की गई, यहाँ पर की गई थी प्रोटोकॉल की, इंटरनेट फाइल अंतरण के यानी ट्रांसफ़र की बात की गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन है। यहाँ पर मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक की बात की गई है कि इसके लेखक कौन है, बताइए। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन है, एलेट्रेड या AJ वालफोर्ड या JD ब्राउन या ऐसी हमारे फॉस्केट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई है कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वो हमारे कौन है, JD ब्राउन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विचारों सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विचारों के अनुरूप के लिए किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। थिंकिंग सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी या थॉट प्रोसेस मैकेनिज्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क जाना जाता है। यहाँ पर भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क जाना जाता है। इन्फिनिट नेट को, डेल नेट को, या कैलिम नेट को, या अर्नेट को, किसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर सब याद रख लेना, इंटरनेट मांगा गया है कि पुस्तकालय का नेटवर्क जाना जाता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। तो आपको फुल फॉर्म ही पता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिट नेट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना नियमन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना
जो हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति सूचना विनिमय प्रणाली है यानी साइंस कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यूनिडेव के द्वारा या ILO के द्वारा या यूनेस्को के द्वारा या IAEA के द्वारा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा यूनेस्को के द्वारा, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना प्रणाली किसके द्वारा स्टार्ट की गई? यूनेस्को के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, साइबर स्पेस शब्द को प्रतिपादित किया, साइबर स्पेस शब्द को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर साइबर स्पेस की बात की जाए कि किसके द्वारा, तो हमारे एलन ए के द्वारा या विलियम गिब्सन के द्वारा या एंडी लिपमैन के द्वारा या चार्ल्स गोल्डफॉर्ब के द्वारा? किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम गिब्सन के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, विलियम गिब्सन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? डॉट बुलियन लॉजिक। ठीक है, बुलियन लॉजिक को प्रतिपादित किया। BC बेकरी ने, बुकलैंड ने, जॉर्ज बूले ने, AC ब्रैडफोर्ड ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बुलियन लॉजिक की बात की गई है तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी? जॉर्ज बूले के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34, वेब 2.0 में टैगिंग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेब 2.0 में टैगिंग को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी या फिर फॉक्सोनॉमी या फिर सिंडिकेशन या फिर डायरेक्टरी? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? फॉक्सोनॉमी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, किस वर्ष बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव की घोषणा की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 2001 में, 2002 में, 2003 में या 2004 में? बुडापेस्ट की बात की जाए तो कब की गई थी? तो बुडापेस्ट की बात की जाए तो हमारी कब की गई थी? 2002 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर बात करना कि बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव की घोषणा कब की गई थी? 2002 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, NDL को समन्वित किया है। IIT खड़गपुर ने NDL को समन्वित किया है IIT खड़गपुर ने या फिर IIT कानपुर ने या IIT दिल्ली ने या IIT मद्रास ने? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या बात की गई? NDL को, ठीक है, समन्वित किसने किया था? IIT खड़गपुर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है कि UGC डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर बात किया गया कि UGC के द्वारा डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर प्रतिभा पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर UGC डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था हमारे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा A। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ई-बुक की विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक ई-बुक के लिए या फिर डिजिटल पुस्तक के लिए या वेब पुस्तक के लिए या फॉर्म पुस्तक के लिए? किसके लिए हमारे किसकी आवश्यकता नहीं है? इंटरनेट कनेक्शन की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए, जैसे हमारा आ जाए कि बना इंटरनेट के तो हमारी क्या हो जाएगी? डिजिटल पुस्तक। ठीक है, जैसे हमारा फ़ोन है, ठीक है, अब जैसे हमारे पास फ़ोन है तो हमारे पहले से अगर कोई हमारे वीडियो या फिर ऑडियो सेव है तो हम क्या है, उसमें नेट अगर हो या ना फिर भी हम उसको चला सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होएगा? डिजिटल पुस्तक। क्या हो रहा है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिजिटल पुस्तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 का अर्थ है, ओंटोलॉजी का अर्थ क्या है? इंटरनेट। अब देखिए इसमें क्या होता है, ट्रूथ ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका क्या हो जाएगा, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण या इंटरनेट आधारित प्रलेखों का सूचीकरण, प्रलेखन सेवा या अनुक्रमणीकरण सेवा। तो ऑन्टोलॉजी की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारे इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, एक त्वरित और तैयार अंतर्दृष्टि को क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्ज्ञान, अवलोकन, अन्वेषण या प्रयोगात्मक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक त्वरित और तैयार अंतर्दृष्टि को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अंतर्ज्ञान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किसी समस्या का समाधान करने की धारणा के लिए किया जाता है? तो देखिए शोध के लिए, ठीक है, या फिर परिकल्पना के लिए, शोध के लिए या परिकल्पना के लिए, या ग्रंथ सूची के लिए, या शोध प्रबंधन के लिए। ठीक है, यहाँ पर बात किया कि किसी समस्या का समाधान करने की धारणा के लिए किया गया शोध क्या कहलाएगा हमारा? क्या कहलाएगा हमारा? परिकल्पना। ठीक है, जब भी हम मतलब हाइपोथेसिस बनाते हैं, जब भी हम कोई शोध करते हैं तो शोध करने से पहले यानी शोध करने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपनी एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए, क्या क्या आवश्यकता होगी, किस तरीके से हमें किस रिसर्च पर कितना फोकस करना पड़ेगा, किस टॉपिक को कितना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन किस में आती है? हमारी परिकल्पना में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के पश्चात ही हमारी रिसर्च स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे धारणा की बात की गई तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथेसिस बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, डेल्फी तकनीक का पहली बार किसके द्वारा चर्चा की गई थी? यानी डेल्फी तकनीक की बात की जाए कि डेल्फी तकनीक पर पहली बार किसके द्वारा चर्चा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? टी.एस. विल्सन के द्वारा, या जी.ई. गॉरमैन के द्वारा, या ओ. हॉलमेर के द्वारा, या पी.वी. यंग के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी ओ. हेल्मर के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, रंगनाथन ने बिब्लियोमेट्रिक्स को क्या नाम दिया था? जो रंगनाथन जी थे उन्होंने बिब्लियोमेट्रिक्स को क्या नाम दिया था? ठीक है, यहाँ पर रंगनाथन की बात आए कि रंगनाथन जी ने बिब्लियोमेट्रिक्स को क्या नाम दिया था? लिब्रामेट्रिक्स, लिब्रासीन, लिब्राचीन, या साइंटोमेट्रिक्स, या डॉक्यूमेंट्रिक्स। क्या नाम दिया था? तो जहाँ में डॉक्टर एस रंगनाथन की बात है तो उन्होंने क्या दिया था? लिब्रामेट्रिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, क्या दिया था? लिब्रामेट्रिक्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, उद्धरण विश्लेषण सहायता करता है मुख्य प्रलेख की पहचान में, या विषय अनुक्रमण की पहचान में, या फिर हमारा आ जाए वर्णनात्मक सूचीकरण में, या चयनात्मक सूचीकरण में। देखिए इसका राइट आंसर बताए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अगर बात की जाए यहाँ पर कि डेल्फी तकनीक की तो हमने आपको पहले ही बता दी थी, और रंगनाथन की जो इन्फॉर्मेशन थी आप लोग वो भी, जो क्वेश्चन अगर ना बने तो आप लोग उसका वीडियो पूरा देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उद्धरण विश्लेषण की बात की गई तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मुख्य प्रलेख की पहचान में। ठीक है, जो हमारा उद्धरण विश्लेषण होता है वो क्या होता है? मुख्य प्रलेख की पहचान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इफ्ला की 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में होगी? ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इफ्ला की 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में होगी? लंदन में होगी, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, या एथेंस में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसकी क्या कॉन्फ्रेंस, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
46 टेक्स्ट लाइन एक डेस है, क्या है? एक संदर्भ डाटाबेस, संदर्भ सेवा, ग्रंथ सूची डेटाबेस या ग्रंथ सूची सेवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ग्रंथ सूची डेटाबेस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रंथ सूची डेटाबेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 1990 में 1990 में प्रकाशित 1990 में प्रकाशित इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसने किया था? फैसेट पब्लिकेशन ने, एसएस पब्लिकेशन ने, एशिया पब्लिशिंग हाउस ने या एबीसी पब्लिशिंग हाउस ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1990 में प्रकाशित इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो की बात की गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एबीसी पब्लिशिंग हाउस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, एबीसी पब्लिशिंग हाउस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। रंगनाथन के अनुसार लेटेंट फैसेट क्या है? रंगनाथन जी के अनुसार लेटेंट फैसेट, ठीक है, क्या है? अंत में जोड़ा गया पक्ष या छिपा पक्ष या महत्वपूर्ण पक्ष या सभी में अद्यतन पक्ष? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा छिपा पक्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा? छिपा हुआ पक्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इन्फिल्मनेट की प्रथम प्लानर 2003 में कहाँ आयोजित की गई थी? जो हमारी, अब देखिए इन्फिल्मनेट से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन आ ही चुके हैं। तो इन्फिल्मनेट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो इन्फिल्मनेट की प्रथम प्लानर 2003 में आयोजित की गई थी। कहाँ? शिलोंग में, सिलचर में, गुवाहाटी में, आइजलॉक में? कहाँ पर की गई थी? ठीक है, तो हमारी कहाँ पर की गई थी? शिलोंग में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिलोंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंतिम निदेशक कौन थे? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंतिम निदेशक कौन थे? के बनर्जी, स्वप्न चक्रवर्ती, के चक्रवर्ती या आर रामचंद्रन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या इसका हो जाएगा स्वप्न चक्रवर्ती। ठीक है, क्या हो जाएंगे? स्वप्न चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। किस वर्ष के अंत तक 10 अंकों, देखिए यहाँ पर आईएसबीएन के बारे में बात की गई है कि किस वर्ष के अंत तक 10 अंकों में आईएसबीएन संख्या आवंटित की गई। यहाँ पर देखिए 10 अंक की बात की गई है। ठीक है, 10 अंकों की आईएसबीएन संख्या। ठीक है, तो 10 अंकों की आईएसबीएन संख्या कब की गई थी? तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आईएसबीएन के बारे में भी आपको डिटेल्स में बताया है, तो यहाँ पर 2006 तक क्या था? 2006 तक क्या थी? इसमें 10 अंक थे और 1 जनवरी 2007 से हमारी क्या हो गई? 13 अंकों की। ठीक है, 13 अंकों की आईएसबीएन संख्या। इसके फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। किस वर्ष हेलीनेट कंसोर्टियम शुरू किया गया? 2002 में। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हेलीनेट कंसोर्टियम। ठीक है, हेलीनेट कंसोर्टियम कब? 2002 में, 2003 में, 4 में या 5 में? कब स्टार्ट हुआ था? तो वो हमारा स्टार्ट हुआ था हेलीनेट कंसोर्टियम 2003 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब स्थापित हुआ था? 1972 में, मई 1972 में, जून 1972 में या जुलाई 1972 में या अगस्त 1972 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मई 1972 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मई 1972 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? राजा राम मोहन राय पुस्तकालय में या सरस्वती भवन में या राष्ट्रीय संग्रहालय पुस्तकालय में या खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सरस्वती भवन पुस्तकालय में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। विक्रमशिला के पुस्तकालय को नष्ट किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, औरंगजेब ने या चंगेज खान ने या बख्तियार खिलजी ने? ठीक है, किसने किया था? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। विक्रमशिला के पुस्तकालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार
खिलजी ने।